हेलो बच्चों, तो आपका पहला टेस्ट हो चुका है और उसका सिलेबस आपको बताया जा चुका था, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में कवर किया था। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या थी, और फिर लाइट के हम लोगों ने डुअल बिहेवियर पढ़ा था। एक वेव पार्टिकल, मतलब एक बार हम लोगों ने पढ़ा था पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर, और दोनों फिनोमिनन को प्रूव करने के लिए किन किन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था, कौन कौन से ऐसे लाइट के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जैसे है ना। वहां तक अपना सिलेबस फर्स्ट क्लास टेस्ट में कवर हुआ था। आइए एक क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current starts flowing through a stream of particle from negative electrode। तो जब करंट नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलेगी, इसी तरह की करंट को हम लोगों ने क्या बोला था, कैथोड रेज बोला था। और ये कैथोड रेज कहलाएगी या कैथोड रेज पार्टिकल बोलिए, दोनों ही सही है। तो ये सेकेंड या थर्ड दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। कैथोड रेज जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों गया था, ये किया गया था जिसकी वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन और मॉडिफाइड कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से हम लोगों ने प्रोटॉन की डिस्कवरी को अंजाम दिया था। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, दी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू दी गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट। क्लास में डिस्कशन हुआ था, मैंने आपसे बताया था ये चीज कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आपको याद हो तो हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास कैथोड रेज है और यहाँ पर हमने कैथोड लगा दिया, यहाँ पर एनोड लगा दिया, और यहाँ पर हमने कोई बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, कोई बैटरी कनेक्ट कर दी, और यहाँ पर कोई गैस फिल कर दिया जिस गैस को हमें आयनाइज करना है। और यहाँ पर हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं ये बहुत ही हाई वोल्टेज होता है, और यहाँ पर जो गैसेस होती है इनका प्रेशर हम बहुत कम कर देते हैं, तभी इनका आयोनाइजेशन बहुत इजी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। वेरी हाई नहीं, यहाँ पर पहले में लिखा है लो प्रेशर एंड वेरी लो वोल्टेज, गलत हो गया। हाई प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज, हाई प्रेशर की वजह से ये गलत हो गया। हाई प्रेशर वेरी लो वोल्टेज की वजह से ये गलत हो गया। लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। अब देखो बेटा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा और इधर जाएगा, तो यहाँ पर एक लगा के रखा जाता है, जेडेनेस कोट कर दिया जाता है। जैसे ही जेडेनेस पर इलेक्ट्रॉन पड़ता है, तुरंत यहाँ से एक लाइट प्रोड्यूस होती है जो ये कंफर्म करती है कि इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है एनोड पर आकर के, है ना। और इसलिए जेडेनेस का यूज किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में। और ये एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता है, और जेडेनेस इसका फॉर्मूला है जिंक सल्फाइड का, तो आंसर विल बी फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थॉमसन द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ से जो भी आपने पीछे देखा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से डेविएट हो सकता है अगर यहाँ पर कोई आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो इलेक्ट्रॉन पाथ से डेविएट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि बीइंग नेगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर सकता है, यही इसका डेविएशन कहलाता है। ये डेविएशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये डेविएशन डिपेंड करता है E/M रेशियो पर, जिसे हम लोग स्पेसिफिक चार्ज के नाम से जानते हैं। स्पेसिफिक चार्ज के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, इन दोनों बातों पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल चार्ज। देखो ई क्या है, चार्ज है, एम क्या है, मास है, तो मास पे भी डिपेंड करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करेगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। Which of the following phenomenon is the responsible for the television picture? देखिए टेलीविजन पिक्चर में जो फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है वह है फ्लोरेसेंस। अब इसमें देखो पहला टर्म लिखा है केमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस का मतलब ये होता है कोई केमिकल सब्सटेंस जब किसी रिएक्शन के दौरान लाइट प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम केमिल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। ओके। फ्लोरेसेंस का मतलब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन कहीं पर स्ट्राइक हो, इलेक्ट्रॉन की स्ट्राइक करने की वजह से अगर लाइट प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम फ्लोरेसेंस टर्म जानते हैं। लेमिनेसेंस बिल्कुल बेसिक टर्म है, इसका मतलब लाइट का प्रोड्यूस होना, हिंदी में इसे प्रदीप्ति बोलते हैं। तो लेमिनेसेंस का सिंपल मतलब इतना होता है। ठीक है। फॉस्फोरस एक टाइप का फ्लोरेसेंस ही है, जिसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है, जो यहाँ इतना जरूरत नहीं है उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, टेलीविजन पिक्चर के लिए ये फ्लोरेसेंस हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। हम सब जानते हैं जो कैथोड रेज थी, क्योंकि हमने देखा कि जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस भरी, फिर भी हर गैसेस ने इलेक्ट्रॉन ही प्रोड्यूस किया। इसका मतलब हम लोगों ने ये माना कि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल एटम्स। ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है सारे एटम का, ऐसा हमने समझा। इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होगा, जो गैस हम डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करते हैं, उस फिल्ड गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि स्पाइट ऑफ द नेचर ऑफ गैस, इलेक्ट्रॉन तो यूनिफॉर्मली सबसे निकल रहा था, है ना। और दूसरा लिखा है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। हाँ, ये मटेरियल पर भी डिपेंड नहीं करता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका बोथ 1 एंड 2। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैनाल रेज की या पॉजिटिव रेज की या प्रोटॉन की बात करूँ, तो प्रोटॉन या कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज का जो नेचर होता है वो डिस्चार्ज ट्यूब में फिल्ड गैसेस के नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन वो भी इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि मास को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। देखिए बेटा, जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो सबसे उसके बाद, उस एक्सपेरिमेंट के बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो वहां से हो गई। फिर उसके बाद मोलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। उसके बाद EYM के लिए भी एक्सपेरिमेंट किए गए। फिर बात आती है मास की। तो बताओ, अगर आपके पास EYM पता है, आपको E पता है, तो आप M भी तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकेंड। इसी वाले इक्वेशन से इसलिए हम लोगों ने मास कैलकुलेट कर लिया। टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज one of the major problem for the scientists after the discovery of subatomic particles. The other problems for scientists were, देखिए ये तो ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में पता लगाना था साइंटिस्ट को। मेजर प्रॉब्लम यही थी कि सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवरी के बाद कि एटम स्टेबल होता नहीं होता है। आपको याद हो कि रदरफोर्ड के बारे में लोगों ने पढ़ा था कि रदरफोर्ड के बारे में यही प्रॉब्लम थी कि रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इज फिल्ड विद प्रोटॉन। तो बेसिक डिफरेंस यही था कि भाई अब इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो प्रॉब्लम यही थी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो। तो आगे यही लिखा है कि टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली बेटा, ये भी प्रॉब्लम थी साइंटिस्ट के सामने कि कैसे हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को हम कंपेयर करें आपस में। दूसरी प्रॉब्लम थी टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम। डिफरेंट डिफरेंट एटम से कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट एटम कैसे बनते हैं, ये भी सही से बताया नहीं जा पाया था। टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाय द एटम्स। अब ये रेडिएशन वाली बात तो तब आई ही नहीं थी, तो ये भी नहीं बताया था। तो ये तीनों ही बड़ी प्रॉब्लम थी, मेजर प्रॉब्लम थी, इसलिए आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग। अब देखो बेटा, हमें इसमें मैच करना है बेसिकली। सबसे पहले देखो, ये यहाँ पर कुछ दिया गया है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं अच्छे से। आप लोग ध्यान से देखिए बेटा, नेम दिए गए यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन का नाम है, न्यूट्रॉन का नाम है। अब हमें देखना है ये चार्ज है, ये चार्ज किसका होता है। ये तो आप छोड़ते ही बोलोगे भाई ये तो प्रोटॉन का चार्ज है, तो ए की जगह पर हमें क्या होना चाहिए था? प्रोटॉन। तो ए की जगह पर हम लोगों ने देखा प्रोटॉन यहाँ पर लिखा हुआ है, ए प्रोटॉन यहाँ पर है, तो आंसर इन दोनों में से कोई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देते हैं बी। बी पर, बी के बारे में हमें बताना है बी क्या है। तो हम देख रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन का क्या है? ये चार्ज है। ये क्या है? ये प्रोटॉन का चार्ज है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं है ना, न्यूट्रल चार्ज है। तो ये पूछना ये है क्या? तो बी चार्ज ही तो हुआ ना। और बी कैसा चार्ज हुआ? एब्सोल्यूट चार्ज हुआ, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ चार्ज हुआ। तो बी एब्सोल्यूट चार्ज हो गया इन कूलाम। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड आंसर हो गया। फिर उसके बाद डी क्या है? यहाँ पर डी मास है, किसमें? किलोग्राम में। तो डी देखो मास है किलोग्राम में। उसके बाद ये मास ऑफ ई, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन का मास पूछ रहा है कितना होता है। तो ये एएमयू में 0.00054 होता है। और ये अप्रॉक्स मास पूछ रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास अप्रॉक्स पे 0 ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ही मिनिमम मास होता है। ठीक है, तो इस तरह से सी रह गया, हाँ यहाँ पे सी होगा। तो सी कितना होगा? 0, क्योंकि चार्ज न्यूट्रॉन में कुछ होता नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम मास ऑफ द एटम इज एज्यूम टू डी। हमें पता है कि थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, वाटरमेलन मॉडल दिया था, रेजिन पुडिंग मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था
कि जो मास होता है किसी भी एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे एटम में। ये बात उन्होंने बोली थी, जो बात में आगे चल करके गलत प्रूव हुई। अगला क्वेश्चन है, कैथोड रेज हैव सेम चार्ज टू द मास रेशियो एज बीटा रेज। क्योंकि जो बीटा रेज होती है बेटा वो एग्जैक्टली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करती है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरह ही उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस वजह से। और कैथोड रेज भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, बीटा रेज भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करती है, इस वजह से आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई बाई एम रेशियो, तो इसको क्लास में डिस्कस किया था, ई बाई एम रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, किसका निकालना है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास है न्यूट्रॉन है, हमारे पास है अल्फा पार्टिकल, हमारे पास है प्रोटॉन, हमारे पास इलेक्ट्रॉन। सबका चार्ज लिखना है, सबका मास लिखना है और सबको डिवाइड कर देना है, यही काम करना है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 0, और मास कुछ होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अल्फा पार्टिकल की बात कर लें, अल्फा में क्या होता है बेटा, अल्फा को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 2He4 से। तो यहाँ पर जो मास होता है वो 4 प्रोटॉन के मास के बराबर हो जाएगा, 4E होगा, और चार्ज जो होगा वो 2m हो जाएगा। सॉरी, उल्टा कर लेते हैं इसको। पहले हमें क्या लिखना है, चार्ज लिखना है। चार्ज कितना है, 2E के बराबर है, और मास कितना है, 4m के बराबर है। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ई बाई एम की वैल्यू। प्रोटॉन की बात हम लोग करेंगे तो प्रोटॉन 1H1 हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर E भी क्या है, 1, और M भी क्या है, 1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हाफ बड़ा है या 1 बड़ा है, हाफ छोटा है 1 बड़ा है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे 2E/4m, यहाँ लिख देंगे E/m, और यहाँ E तो लिखेंगे, लेकिन मास जो होता है इसका बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, अभी पीछे आपने पढ़ा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, इसका 1 आ जाएगा, इसका 1/2 आ जाएगा। तो 0 से बड़ा है हाफ, हाफ से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है इन्फिनाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, एन अल्फा पी एंड इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ऑन bombarding a beam of alpha particle on the atom of the gold seed, few particles get deflected. Few particles get deflected whereas the most of the go straight and remains undeflected. This is due to the, हम सबको पता है बेटा कि जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए थे, है ना, विदाउट डिफ्लेक्शन। इससे ये प्रूव होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही कम स्पेस में होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन था, फॉर, ये कुछ स्पीसीज दी गई है, कह रहा है कि इसमें हमें बताना है कि क्या क्या होगा। देखो पहला ये दोनों कह रहा है कि क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकालने का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। O-2 में हमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। तो O-2, अब बताएं सब लोग जरा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो इसमें 8 ही प्रोटॉन होगा, 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा। फिर यहाँ -2 चार्ज लगा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिए। तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। F-1 की बात करें, फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9, तो 9 ही प्रोटॉन, 9 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। बट -1 लगने होने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिया, तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बिल्कुल ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए, क्योंकि इसमें आइसो मतलब सेम। ऑल द गिवन स्पीसीज हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आप देखो कि ऊपर ऑल दी गिवन स्पीसीज हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कौन बचा, नियॉन बचा। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। तो इसमें से 10 ही प्रोटॉन, 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा पॉइंट भी करेक्ट लिखा हुआ है। अगर लिखा F-n एनी हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ वो तो प्रूव हो ही गया। मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, अब हम सब ने पढ़ा था बेटा, मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के टोटल नंबर के बराबर होता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये इस बार नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा। क्लियर, ध्यान देखना, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, न्यूक्लियॉन्स यहाँ लिखा है या न्यूट्रॉन्स लिखा है, कहीं जल्दी में अगर हमने ठीक कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम आर कंट्रोल्ड बाय, तो मैंने आपको बताया था आइसोटोप्स के केस में बताया था कि आइसोटोप्स हम उन्हें बोलते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन सेम होता है और इलेक्ट्रॉन इनका सेम होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर दोनों सेम हो गए तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 इज द आंसर।
6C14 एंड 7N14 क्या है? यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर इनके डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर इनके सेम है। मास नंबर सेम होने का मतलब आइसोबार है ये। रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दी, रदरफोर्ड मॉडल ने स्टेबिलिटी तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया था, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था, है ना। मेजर डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल, तो इसको साफ साफ बताया था हम लोगों ने कि जब रदरफोर्ड का मॉडल कंप्लीट हुआ, रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो, तो उसके बाद रदरफोर्ड के ही एक स्टूडेंट थे नील बोर, नील बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सपेंड किया, उसमें जो भी खामियां थी उसको अच्छे से समझाया बताया। तो लेकिन जो नील बोर का मॉडल था वो दो चीजों पर बेस्ड था। नील बोर से पहले ये डिस्कवर हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, है ना। मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट आए, हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट आए, क्वांटम थियरी आई, और फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कशन किया गया, तब जाकर के नील बोर का मॉडल, इसीलिए उसको हम लोग क्लासिकल मॉडल ऑफ द एटम कहते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करता था? डुअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर भी, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्टिंग रिकॉर्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, दोनों चीज मैंने आपको लिखा रखी हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Maxwell suggests that the when electrically charged particle moves under acceleration under alternating electric and magnetic field are produced and transmitted. These fields are transmitted in the form of waves. तो हमें पता है जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, हम कोई एक ऐसा चार्ज पार्टिकल वहां पर छोड़ते हैं जो चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट कर रहा होता है, तो ऐसा चार्ज पार्टिकल आगे चल करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड। मैक्सवेल रिवील्ड दैट लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद, मैक्सवेल ने पूछा कि लाइट वेव किससे एसोसिएटेड होती है, मतलब ये पूछा जा रहा है, उन्होंने समझाया। तो बताओ बेटा लाइट वेव किससे एसोसिएटेड होती है? ऑसिलेटिंग, अभी तो आपने ऊपर पढ़ा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन द आंसर विल बी थर्ड। एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशन आर दिस एंड दिस, तो आपको पता है बेटा कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके वेवलेंथ के। ठीक है, तो हम यहाँ पे चूंकि यहाँ पर हमें क्या दिया गया, वेवलेंथ कंपेयर करने की बात की गई है, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसको हम लिख सकते हैं E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। ठीक है, अब एनर्जी की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? E1 है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, 25 से 50 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेमडा 1 इज इक्वल टू 2 लेमडा 2 आ जाएगा। लेमडा 1 इज इक्वल टू 2 लेमडा 2 इस आंसर में है, तो आंसर विल बी थर्ड। The value of Planck constant is this, speed of light is this, which are the values closest to the wavelength of a quantum। हमें सबको पता है फ्रीक्वेंसी बराबर बेटा c बाई लेमडा होता है, लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है तो c बाई न्यू हो जाएगा। c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻, कितना दिया इन्होंने, लाइट की स्पीड इन्होंने दी है 17 नैनोमीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर वैल्यू दी गई है 6 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड, मतलब 1/सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो नैनोमीटर में आ जाएगा, नैनोमीटर में ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2, और ये 15 है, ये 17 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10⁻2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आसानी से कर सकते हैं, 100/2 इज इक्वल टू 50 नैनोमीटर, तो आंसर विल बी 50 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाई 100 वाट। देखो बेटा हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था कि देखो जो वर्क होता है या जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है पावर इनटू टाइम के। एनर्जी किसके बराबर होती है? एन एच न्यू के, इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन, एच न्यू क्या है? वन फोटॉन की एनर्जी, टी क्या है? पावर, टी क्या है? टाइम। ओके, यहाँ से पूछा जा रहा है नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड बाई 100 वाट बल्ब इन 1 सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन और टी को इस साइड लेके आ जाइए, एन बाई टी इज इक्वल टू पावर अपॉन एच न्यू, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब नंबर ऑफ फोटॉन यहाँ पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही निकालना है, और एक्चुअल में, और पावर यहाँ पर हमें दिया गया है, और h ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर लेंगे c बाई लेमडा, तो लेमडा ऊपर चला जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर बेटा हमें निकालना है पावर, पावर कितना है? 100 वाट है,
इंटू वेवलेंथ कितना है 560 नैनोमीटर को आप चेंज करना चाहें मीटर में 10⁻⁻, कितना लिख सकते हैं 9 मीटर, ऐसा कर सकते हैं, डिवाइड बाई, अब आपको क्या लिखना है एच सी की वैल्यू, एच सी की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻34, ये किसकी वैल्यू हो गई एच की, सी की वैल्यू लिखना है तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसका जूल सेकेंड। अब आप इन सबको पूरा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, आपका जो आंसर आना चाहिए वो आ जाएगा 2.8 10⁻20, ठीक है। आगे कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करेस्पॉन्डिंग टू अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, और हमें एनर्जी बताना है। तो देखो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है कि एक सारे एनर्जी फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जो भी क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड थे। अगर आपके पास 1 फोटॉन है, 1 फोटॉन की एनर्जी आपको निकालनी है तो कितना होगा एच न्यू। अगर n फोटॉन की एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा n एच न्यू। अगर 1 मोल है ना, 1 मोल में कितना होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, 1 मोल फोटॉन अगर आपके पास है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी n a h न्यू हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम 1 फोटॉन की बात करें, आगे थोड़ा इसको बढ़ाएं, 1 फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी एच न्यू होगी, ये किसके बराबर होगी एच सी बाई लेमडा के बराबर होगी। अब इसको h की वैल्यू आपको पता है, c की वैल्यू आपको पता है SI यूनिट में, जब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो h और c चूंकि दोनों कांस्टेंट है आपको बार बार वो दोनों वैल्यूज रखनी पड़ेगी। इससे अच्छा हम पहले ही कैलकुलेट करके अगर रख लें तो हमें ये बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे कर लें, यहाँ पर हम देखो कितनी आसानी से हम दो चीजें ध्यान रख सकते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला हमें पढ़ना है दो यूनिट में, एक एनर्जी इन जूल, तो अगर जूल में निकालना है तो 2 इंटू 10⁻25 जूल मीटर और वेवलेंथ इन मीटर, ठीक है। और एक एनर्जी हम निकाल सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। दो फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें किसमें पूछा गया है जूल में पूछा गया है ना, तो आपको एनर्जी जूल में बतानी है। जूल में बताने का मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेमडा की जगह पे आप 45 नैनोमीटर रख दीजिए तो फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻25, ठीक है, डिवाइड बाई वेवलेंथ कितना है 45 नैनो मतलब -9 मीटर, ऊपर जूल मीटर है नीचे मीटर में आ गया, मीटर से मीटर कैंसिल, आंसर जूल में आ जाएगा जब भी आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से और आंसर आ जाएगा 4.42 10⁻80। अगला क्वेश्चन है रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, एटम टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, डाल्टन ने ऐसा बोला था, बिल्कुल सही बात है। कंजर्वेशन एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज नॉट प्रूव्ड बाय डाल्टन, गलत बात गलत बात, यही दोनों तो प्रूव किया था। डाल्टन ने जो जो लॉ प्रूव किए थे वो थे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस, तो ये तो गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू थॉमसन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, तो गलत बात है। थॉमसन ने तो अपने प्लम पुडिंग मॉडल में बताया था कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होते हैं, तो इस स्टेशनरी टर्म की वजह से, नॉट स्टेशनरी टर्म की वजह से ये आंसर गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस हेंस इट इज स्टेबल, बात बिल्कुल सही लिखी है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ तक बात सही है, लेकिन लिखा है हेंस इट इज स्टेबल, स्टेबिलिटी तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे, तो ये आंसर गलत हो गया। तो केवल इसमें एक आंसर करेक्ट है, तीन आंसर गलत है। क्वेश्चन पूछा गया है लीस्ट लाइकली टू करेक्ट, यानी कि बहुत कम करेक्ट होने के चांसेस किसके हैं, तीन ऑप्शन है जो इनकरेक्ट के बराबर है, तो आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट इज दिस, वेवलेंथ पूछा है, फ्रीक्वेंसी आपको फार्मूला आपको पता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻14, हर्ट्ज का मतलब होता है 1/सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। अब ये 3/6 से कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 मतलब 0.5 और ये 10 नीचे 14 है ऊपर जाके -14, ठीक है, -14 8 और -14 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर लिख सकते हैं आप इसे,
ठीक है। या फिर आप इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इसको हमने 500 लिख दिया तो 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, तो इसको हम 500 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 500 नैनोमीटर हो जाएगा। If number of electron present in x plus 3 is 10, then find number of electron in x minus 2। देखिए x plus 3 में बेटा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आप जरा सोचिए x plus 3 में 10 इलेक्ट्रॉन कैसे आए होंगे। तो ऐसे आए होंगे कि x plus 3 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन तब आए जब इसने प्लस 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, लूज करने के बाद इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। जब ये न्यूट्रल रहा होगा, जब इसके ऊपर चार्ज नहीं था तो 13 इलेक्ट्रॉन थे न्यूट्रल में। और हमें पता है कि इन न्यूट्रल एटम, अगर कोई अपने पास न्यूट्रल एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर होता है। तो इसमें 13 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, 13 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब पूछ रहा है कि x-2 में कितना होगा। अब चूंकि x में पता चल गया कि x में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 13 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और -2 मतलब 2 ऐड हो गए आकर के उसमें, तो कितने हो गए टोटल, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। इस तरह से हम लोग इसको बता सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं आइसोटोप्स में कह रहा है, हाँ मैचिंग करानी। देखो बेटा आइसोटोप्स में क्या सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब हुआ प्रोटॉन नंबर सेम होता है। और यहाँ लिखा है मास नंबर सेम है, तो ये गलत हो गया, सॉरी हाँ डिफरेंट मास नंबर होता है आइसोटोप्स में, बिल्कुल सही बात लिखी है। आइसोटोन्स का मतलब न्यूट्रॉन नंबर सेम। न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं, A-Z से, तो ये भी बात बिल्कुल सही लिखी है। आइसोडाइफर मतलब सेम न्यूक्लियस नहीं, आइसोडाइफर मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का सेम होना, और न्यूक्लियस तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। आइसोस्टेयर में सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड हो गया इनकरेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। बेटा जब हम कोई वेव के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो एक एक क्रेस्ट से एक क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या एक ट्रफ से एक ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो एक वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ को तो कुछ भी नहीं बोलते, तो आंसर नन हो जाएगा। टू फ्रीक्वेंसी जिसकी वेवलेंथ गिवन है और एनर्जी पूछी जा रही है, अगेन ये सेम क्वेश्चन पीछे भी आया था। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि E1/E2 इज इक्वल टू λ2/λ1, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो E1/E2 इज इक्वल टू λ1 कितना है 2000 एंगस्ट्रॉम, और λ2 कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम क्या होगा, कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, 2 से 2, तो ये आ गया आंसर E1 इज इक्वल टू 2E2। इसका मतलब E1 इज ग्रेटर देन E2, तो E1 इज ग्रेटर देन E2। इफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज गिवन दिस, देन, अब एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है आपको, ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए, अभी जो पीछे बताया 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, ये लिखेंगे। अब इसमें एनर्जी का फॉर्मूला जो आपने लिखना है वो लिख दीजिए 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वेवलेंथ बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, 12400 डिवाइड बाई 2.5 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। अब ये दशमलव हटाइए, जीरो आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, और इसको इजीली आप सॉल्व करना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 124 इंटू 10 या 1240 इंटू 0 125, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये इतने एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए आप। और आप इजी करना है तो आप ये जो 124 है इसको 125 मान लीजिए। ठीक है, सीधा सीधा आपका 5000 के आसपास सीधा आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो यहाँ से भी आंसर वही आ जाएगा, मतलब 496 ऐसा समथिंग आ जाएगा, मतलब अप्रॉक्स को 5000 माना जा सकता है। फ्रीक्वेंसी आपको पता है कैसे निकालते हैं, C बाई लेमडा। C बाई लेमडा मतलब C इंटू 1 बाई लेमडा। अब C की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸। वेवलेंथ अभी आपने निकाला कितना, 5000,
एंगस्ट्रॉम में निकाला तो उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ये अपने पास ये 30 हो गया, तो 5 + 3 ये 15 हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 15 हो गया। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, और 10 की पावर में हम इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये 3 है, ये 8 है, और 8 + 3 कितना होगा 11। 11 और -10 कितना हो जाएगा 1, 150 समथिंग करके इज इक्वल टू सी बाई लेमडा के हिसाब से आपकी सी बाई लेमडा, सॉरी ये डिवाइड करना है इसको, है ना, डिवाइड करना है तो आसानी से आप इसको 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 5000 करना है। आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, तो तीनों आंसर सही हो जाएंगे इसमें। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ये वाला बीच में जो दिया गया है, ठीक है, ये क्या है वेव नंबर। वेव नंबर का फार्मूला हम सबको पता है, क्या होता है 1/λ। 1/λ मतलब 1/5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10, ऊपर जाके 10⁻+10 हो जाएगा, तो आसानी से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन इज करेक्ट। हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। तो पहला इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 अप्रॉक्स 4.2 जूल होता है, तो ये सही है, ये गलत हो गया। और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है, या 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻7 जूल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट पूछ रहा है तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ। अब देखो वेवलेंथ मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो हमें अरेंज करके लिखना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सी रेज आती हैं, कॉस्मिक रेज आती हैं, उसके बाद फिर गामा रेज आती हैं, फिर एक्स रेज आती हैं, और उसके बाद अल्ट्रा वायलेट आती हैं, फिर उसके बाद विजिबल आती हैं, और उसके बाद इंफ्रारेड आती हैं, उसके बाद माइक्रोवेव आती हैं, उसके बाद रेडियो वेव आती हैं। तो कह रहा है विद मैक्सिमम वेवलेंथ, तो आप देख लो इसमें कौन सा पड़ जाएगा। रेडियो वेव से बड़ा कुछ हो ही नहीं रहा, दिख ही रहा है इसमें साफ साफ। ये इधर वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है और फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होती जाएगी। Which of the following conclusion could not be derived from the Rutherford's alpha scattering experiment? Most of the space in the atom is empty. बिल्कुल सही। Radius of the atom is about 10⁻⁻10 meter. Radius of nucleus is 10⁻15 meter. Electron move in a circular path of the fixed energy called orbit. गलत। ऑर्बिट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, बोर ने बताया था, तो ये वाली लाइन गलत हो गई। इलेक्ट्रॉन में द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पीछे क्वेश्चन दिया था, ये भी सही हो गया, तो आंसर विल बी थर्ड। Which of the following statement about the electron is incorrect? It is a negatively charged particle. Mass of electron is equal to neutron. गलत बात है। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो कहीं ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। ठीक है, तो आंसर विल बी थर्ड। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और उन्होंने खोजा भी न्यूक्लियस ही था। अ फोटोन इन एक्स रीजन इज मोर एनर्जेटिक इन द विजिबल। अब देखो अगर एनर्जी उसकी ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वेवलेंथ उसकी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। और किससे कह रहा है वो, विजिबल से कह रहा है। तो अभी हमने पीछे आपको बताया विजिबल से कम वेवलेंथ किसकी होगी, अल्ट्रावायलेट की। यही आंसर हो जाएगा। विद द फॉलोइंग फिनोमिनन सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दो नेचर चीजें मैंने आपको बताई थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। ये दो आंसर हो जाएंगे जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, ठीक है, तो कंप्लीट हो गया आपका वीडियो सॉल्यूशन। आप एक बार अपना आंसर की मैच करा लीजिए, सॉरी अपना क्वेश्चन मैच करा लीजिए, देख लीजिए आपके कितने कितने करेक्ट हो गए हैं। अगला टेस्ट अब फिर से परसों है आपका, है ना, तो अगले टेस्ट में हम लोग फिर से मिलते हैं। अब अगला जो टेस्ट होगा वो बोर एटॉमिक मॉडल पर बेस्ड होगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।